स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है और स्पेशली इन दिनों में आपकी जो प्रेपरेशन है वो भी अच्छे ढंग से चल रही है। देखो, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं और वो इतना पैनिक है, मतलब इतना वो डरे हुए हैं कि मेरी मैथ्स की प्रेपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, मेरा सारा टाइम केमिस्ट्री फिजिक्स में निकल गया। तो प्लीज़ इन सब बातों को छोड़ो। जिस तरह से मैंने आपको प्लान दिया है उस तरह से तैयारी करने की कोशिश करेंगे। अब फिर भी अब मुझे लगता है कि वो वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। देखो, इससे पहले मैं आपको वो दे चुका हूँ कि किस तरह से हमें प्रेपरेशन करनी है इन दिनों में। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडीज, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन दोनों की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इन दो सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो दे दूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इस बात पे है कि बहुत से बच्चे ना मतलब कि पैनिक हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए कि किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता है ये आपके सामने यूनिट 1 पड़ा है। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है ये बेसिकली 8 मार्क्स का है। तो यूनिट 1 में अगर हम देखें तो दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो दोनों ही चैप्टर्स बहुत छोटे हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको देखो रिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक तो आपको करना ही पड़ेगा कि रिलेशन होता क्या, रिलेशन बनता कैसे है। टाइप्स, इसमें दो ही रिलेशन में पढ़ने हैं, एम्प्टी, नल और वॉइड रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, इसमें एक आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, उसको पढ़ के जाना। इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने। और फंक्शन में आपको ना 1 ऑन 2 को बहुत ध्यान से पढ़ना है। थोड़ी बहुत डेफिनेशन जैसे मैनी वन या मतलब कि इस तरह की डेफिनेशंस भी आपको मतलब कि थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। देखो, इसमें से ना आपको, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपको इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन, रीजन सर्शन का क्वेश्चन या एमसीक्यू जो है डायरेक्टली आ सकता है। मैं आपको एनसीईआरटी में भी बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये आपकी एनसीईआरटी है, ये पुरानी एनसीईआरटी है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है। तो इसमें आपकी जो 1.1 है, देखो ये आपको ना करके जानी है। मतलब यहाँ पर ना क्वेश्चन है कि शो दैट द ये जो रिलेशन है ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपको करके जाने चाहिए। और यहाँ पर ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपको 3-4 मार्क में आ सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर 1 ऑन 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ा, एग्जाम्पल 12। ठीक है, ये 1 ऑन 2 की बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये x+1 अगर x ऑड है, x-1 इज इवन है, इसमें हमें 1 ऑन 2 चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर भी एक 9th ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ना ये क्वेश्चंस को, क्योंकि ना मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे ना एनसीईआरटी को हल्के में लेते हैं और वो मुझसे बार बार यही पूछ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी करें या ना करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप मेरी बातों पर यकीन मत करना। आप ऐसा करो, आपके पास लेटेस्ट सैम्पल पेपर होगा सीबीएसई का, उसको खोल लेना। उसका जो 5 मार्क के जो दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, उसके जो दोनों 5 मार्क के क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये रहा, मैं भूल गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट वहाँ पर ए बी लिखा हुआ है और सी डी लिखा हुआ है। प्लीज़ इसको देख के चेक करना। मिसलेनियस की एग्जाम्पल आपको 5 मार्क में आई हुई है और इसका जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है वो 1 ऑन 2 में से है। वो भी बताऊँ, वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। जो बच्चे बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी में से कुछ नहीं आएगा, पता नहीं एनसीईआरटी मतलब ऐसे ही बुक है। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी सबसे पहले है, उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो, पीवाई यूज कर सकते हो। ठीक है, तो और मैं आपको यही कहूँगा, मैंने ना इसके जैसे, ये तो आपके सीबीएस सैम्पल पेपर क्वेश्चन है ना, और जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो है रिलेशन एंड फंक्शन की, ठीक है, उसमें मैंने आपको इसके जैसे 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं। तो मतलब अगर आप ये कर लेते हो तो रिलेशन एंड फंक्शन में से आपके 6 to 7 मार्क्स ऑलमोस्ट जो हैं वो पक्के हैं। ठीक है, अब आगे आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ना, तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से ना सारा कुछ सीबीएसई ने रिमूव कर दिया। बट मैं आपको यही कहूँगा, देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला शीट दिखाना चाहूँ इसकी, तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसके ना 2 पेजेस हैं। देखो, एक तो आपको ना ये डोमेन रेंज जो करके जाना, साइन इनवर्स की ये डोमेन है, ये रेंज है, कॉस इनवर्स की डोमेन रेंज, टैन इनवर्स की, कोसिकेंट, सीकेंट, ये सबकी डोमेन करके जाना। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। और ये कुछ बेसिक, देखो चाहे सीबीएस ने इनको रिमूव कर दिया, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये फॉर्मूलाज पढ़ के चले जाना। साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, मतलब ये पढ़ के चले जाना। इनके बिहाफ पर आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं। तो अगर मैं आपको एनसीईआरटी में ही बताना चाहूँ तो एनसीईआरटी में मैं आपको कहूँगा कि ना आप पता क्या करना, जैसे हम ये 2.1 है, ये सारी कर लेना कि प्रिंसिपल वैल्यू देखनी हो जिसकी, मतलब जिसमें मैंने वो काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, देखो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है साइन इनवर्स किसी किसी क्वेश्चन में ये आपस में कट जाता है और किसी किसी क्वेश्चन में ये आपस में कटता नहीं है।
तो ये बस बेसिक समझ लेना, ये मैंने 2.1 की इंट्रो में बताया हुआ है, ठीक है। अब इनमें से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है 2.2 में से, क्योंकि ये बेसिकली सीबीएसई ने रिमूव ही कर दिया है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसके जो टफ क्वेश्चंस है ना, इसके जो टफ क्वेश्चंस है वो जो करके जाना, ठीक है। जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, ये क्वेश्चंस आपको जो है वो पेपर में मतलब कि आ सकते हैं, और ये आपको मतलब कि 1 या 2 मार्क्स का ही आएगा, मगर ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली मैंने पहले ही बताया था कि इसमें आपको बेसिक बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, ऑर्डर कैसे होता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कॉलम, रो, जीरो, मतलब ये सब कुछ ना आपको मतलब बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसमें से आपको 2-3 एमसीक्यू, रीजन असर्शन में क्वेश्चन, या बाय चांस एमसीक्यू अगर 2 आए तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आपको मैट्रिसेस में से आ सकता है, ठीक है। तो और इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर, प्रोडक्ट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको डिटर्मिनेंट में भी हेल्प करेगा, मतलब ये आपको बेसिक जो है इसके बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, और ट्रांसपोज के बिहाफ पर ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको बता सकते, मतलब कि वो पूछ सकते हैं। और इसमें अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं इसमें एनसीईआरटी की बात करें, तो इसमें एनसीईआरटी में आपको क्या करना है कि देखो ध्यान से, देखो ये पहली एक्सरसाइज में ना ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट करो ऐसा मैट्रिक्स, 3.1 का जैसे 5th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, और एक्स वाई जेड की वैल्यूज ढूंढने वाला ये वाले क्वेश्चन करके जाना। ये वाला एमसीक्यू बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ये वाला एमसीक्यू बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसके आगे चलें तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है बेसिकली। तो इसमें से मैं आपको ये ज़्यादा कहूँगा कि ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो ये वाला क्वेश्चन 3rd का 2nd पार्ट, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में बहुत बार आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क में आ सकता है, मतलब ये सब कुछ ना आपको ये वाला क्वेश्चन ना कई बार ऐसा होता है। और इसका अगर एमसीक्यू कहूँ, ये दोनों एमसीक्यू 3.2 के ये दोनों एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसके मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ट्रांसपोज वाली सारी एक्सरसाइज कर लेना, बस यही करना है आपको, मतलब मैट्रिसेस में आपको यही करना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, तो ये आपके मैट्रिसेस के कुछ फॉर्मूलाज, और प्लीज़ इन फॉर्मूला शीट्स को लेके किसी भी तरह का आपको कोई मतलब कि ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और बेसिकली मैंने आपको एक पीडीएफ भी दी थी जिसमें आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में बेसिकली मैं आपको यही कहूँगा, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सीबीएसई ने रिमूव कर दी हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, माइनर कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स अगर आपको ये आते हैं तो आपको इन्वर्स आता है निकालना, अगर आपको इन्वर्स आता है तो आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आता है, और ये आपका मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। इस मतलब ये मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला, और ये जो है ना ये मैट्रिक्स मेथड का जो फॉर्मूला है, अगर आपको ये आता है तो ये समझ लो, जिसमें मैंने आपको टेबल बना के भी दिया था, मैं ढूंढ रहा था, तो ये जो अगर आपको आता है तो आपको समझ लो 99% श्योरिटी है कि 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली आएगा, ठीक है। वो बताऊंगा कहाँ से आएगा। तो इसमें से कोई कुछ आपको फॉर्मूलाज भी दिखा देता हूँ, ये प्लीज़ फॉर्मूलाज जरूर पढ़ के जाना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, या मैंने कुछ ना पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। माइनर और कोफैक्टर्स कैसे, ये माइनर और कोफैक्टर का फॉर्मूला है डायरेक्टली, ये पेपर में एमसीक्यू बहुत बार आ जाता है, ठीक है। और ये फॉर्मूलास हैं, ये फॉर्मूले के रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन इस बार लेटेस्ट सैम्पल पेपर में भी था, तो ये सारे फॉर्मूलास आपको याद होने चाहिए। तो अगर हम मतलब कि बुक से देखें, एनसीईआरटी से देखें, तो वो भी देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है। तो ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें तो डिटर्मिनेंट निकालना बताया गया, तो वो आपको आता है। 4.2 आपकी कंप्लीटली डिलीटेड है, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये बच्चों को मुश्किल लगती थी एक्सरसाइज। एरिया ऑफ ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कोलिनियर वाला क्वेश्चन, लाइन जॉइनिंग द इक्वेशन फाइंड करनी है, के की वैल्यू ढूंढनी है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको करके जाने हैं किसी भी हालत में। माइनर कोफैक्टर का बस ये फॉर्मूला देख लेना, ये एमसीक्यू बहुत बार आपको आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना आता है तो 4.5 के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। इसके एमसीक्यू या क्वेश्चंस एक दो करके लगा के देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ये वाली एक्सरसाइज 4.6, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसकी जितनी भी टाइप्स हैं मैंने आपको सभी टाइप्स करवाई हैं। जैसे अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। जैसे कोई भी एक नॉर्मल क्वेश्चन उठा लो, वो क्वेश्चन हो गया। एक 15th ये वाला क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये इस तरह से कैसे पूछ लिया, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। शायद वो ना आई थिंक वो मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, ये रहा 16th, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसमें 1/1/1/z कुछ लिखा हुआ है। तो 3 तरह के क्वेश्चन है, तीनों आपको करके जाने चाहिए। ये तीनों में से मतलब कोई भी आपको 5 मार्क में जो है वो पूछा जा सकता है।
तो इस तरह से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और अगर हम ये कर लेते हैं तो आपकी 18 मार्क्स की जो प्रेपरेशन है वो बड़े आराम से हो जाएगी। अब देखो इसके बाद जो सबसे बड़ा यूनिट है यूनिट 3 का, ठीक है। तो वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अगर हमें मतलब कि कुछ चैप्टर्स को छोड़ना हो तो उस तरह से हम तैयारी कैसे करेंगे कि हमें टफ चैप्टर्स को छोड़ना भी पड़े और मैक्सिमम मार्क्स भी जो है वो कवर कर पाएँ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा यूनिट है कैलकुलस, यूनिट का नेम है और 35 मार्क्स। और ऐसा भी नहीं कैलकुलस सारा ही मुश्किल है, ये कुछ चैप्टर आसान भी हैं। तो सबसे आसान जो चैप्टर मैं जिसको मानता हूँ मैं उसको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को मानता हूँ, क्योंकि अगर हमने ये कर लिया ना तभी हमसे ये होगा। मान लो इस पर क्रॉस भी लगा दो कि इसको आपको नहीं करना। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको इंटीग्रेशन आएगा, अगर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आता है तो आपको अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तब आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और अगर आपको ये दोनों आते हैं तब जाके आपको 9th चैप्टर आएगा। तो इसलिए ये सारे चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसमें से मैं अगर आपको कहूँ चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 में से भी CBS ने काफ़ी कुछ रिमूव किया है। तो कंटिन्यूटी को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस बताने की भी कोशिश करूंगा। इसमें आपको कंपोजिट फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग वेरिएबल की पावर वेरिएबल, पैरामीट्रिक फॉर्म 5.6 में है, और सेकंड और डेरिवेटिव जिसमें ये बताया हुआ है कि डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए। और इसको कैसे भूल सकते हो, ये आपका गोल्डन रूल है, पावर फंक्शन थीटा। जब वो कहीं भी नहीं मिलेगा, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है मैं उनको पता है कि मैंने सारे क्वेश्चंस इसी रूल से जो है वो सॉल्व किए हैं। ये आपके सारे फॉर्मूलाज हैं, सारी फॉर्मूला शीट्स आपको मिल जाएंगी, किसी भी बात की आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो मटेरियल की आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि कोई कमी है, ठीक है, मटेरियल आपको फुल मिलेगा। मैं आपको जस्ट NCERT में बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ध्यान से, देखो ये 5.1 शुरू हो गई है। तो इसमें अगर मैं आपको कहूँ, देखो इसमें से ना बेसिकली आपको 3-4 मार्क या 5 मार्क का पेपर आ सकता है, और कोशिश मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 2 मार्क का, 2 मार्क का या 3 मार्क का या सारे MCQ वगैरह जो है वो आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला MCQ आ सकता है वो यहाँ से आएगा आपका कंटिन्यूटी में से। कंटिन्यूटी में से जैसे मॉड वाला, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढने वाला, ठीक है, और यहाँ पर ये ए और बी की वैल्यूज ढूंढने वाला, लैम्डा की वैल्यू ढूंढने वाला, ये कॉस वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, या ये वाला ए की 30th क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपको ना, मतलब ये ऐसा नहीं बोला कि यही करने, बट ये आपकी प्रेपरेशन में जरूर होने चाहिए कि इनको हमें ज़्यादा फोकस या इन पर हमें ज़्यादा जोर लगाना है, ठीक है। तो 5.2 में बेसिकली डेरिवेटिव स्टार्ट हो गया, और हमें पता कि हमने इसको जो कैसे किया है, हमने इसको डिफरेंशिएबिलिटी का ये 2 क्वेश्चन भी दोनों करके जाना प्लीज़, ये आपको 2-3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो हमने गोल्डन रूल सीखा है, उससे हमने किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना ये वाले जो 5.3 में क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूशन से होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, ये जू करके जाना। 5.4 की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क में, 1 मार्क में आ सकता है डायरेक्टली। जो मैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन हैं, और इसमें भी आगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आपको बाई चांस पेपर अनएक्सपेक्टेड आता है और ये क्वेश्चन आपको 3-4 मार्क में आता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्स की पावर साइन एक्स की, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो 5.6 पैरामीट्रिक फॉर्म में से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये 11th क्वेश्चन इसका पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बट अब पैटर्न चेंज हो चुका है। और 5.7 में से कोई भी, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें आगे कुछ नहीं है, 5.8 नहीं है। मिसलेनियस की अगर हम बात करें, मिसलेनियस का ये 48 क्वेश्चन है। बाकी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, ये वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने डेरिवेटिव के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी PYQs मैंने उसमें आपको करवाए हैं। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था, 6 वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 14th 15th, ये सभी, ये वाला 16th, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। मतलब ये सब कुछ आपको करके जाना है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमें इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। तो इसके अगर हम आगे जाएं तो वो है चैप्टर नंबर 6, जो बच्चों को हार्डेस्ट चैप्टर लगता है, ठीक है। बट फिर भी हम बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। इसमें अच्छी बात ये है कि आपको सिर्फ 6.1 करना है, 6.2 करना है और 6.5 करना है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम। और मैं आपको यही कहूँगा कि इनमें से, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे क्वेश्चन, अगर आपको किसी को मुश्किल लगता है सारे क्वेश्चन कर जाओ, बट कुछ ना कुछ जरूर करके जाना, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन पक्का आएगा, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन पक्का आएगा, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन पक्का आएगा।
तो ये आपके सारे मतलब कि माइंड मैप्स हैं, इनको मैं आपको बार बार तो क्या ही दिखाऊं, ये सब कुछ आपको हमारी PDF मिल जाएगी कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें NCERT में किन किन टॉपिक्स को जो है वो फोकस में रखना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, NCERT के बाद चलते हैं, तो ध्यान से देखना। तो 6.1 में ना एग्जाम्पल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टोटल कॉस्ट वाला फंक्शन कई बार आपको 2 मार्क्स में वैसे ही पूछ सकते हैं। तो ये 6.1 के सभी क्वेश्चन वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ, 10th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, ठीक है, लेटर वाला भी हो गया, 7th क्वेश्चन हो गया, या एक दो ये क्वेश्चन कर, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें से मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्लीज़ जो मैंने आपको माइंड मैप दिया, या जिस तरह से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जिस तरह से मैंने आपको करवाया वैसे करके जाना प्लीज़। NCERT में से आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये जो 6th क्वेश्चन है ना, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ठीक है। 7th 8th 9th 10th ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाले क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से करना है आपने। इसके आगे भी क्वेश्चंस हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ये हमेशा डिक्रीजिंग है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आपने बहुत बहुत बहुत, अगर आपको लगता है कि आपको एप्लीकेशन डायरेक्ट पूरा नहीं करना, किसी बच्चे को लगता है वैसे तो पूरा करके जाओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि एक ही कंसेप्ट है, उसको बार बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन में यूज़ किया गया। 6.3 6.4 तो डिलीटेड है। 6.5 की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। प्लीज़ इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव दोनों पढ़ जाना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम अगर सिंपल सा क्वेश्चन आपको 3 मार्क में आ गया तो आपको बाद में पछतावा होगा कि काश मैं ये कर जाता। जस्ट डेरिवेटिव करना है और 0 की इक्वल रखना है, या डबल डेरिवेटिव करना है, तो वहाँ से हम मैक्सिमम या मिनिमम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 6.5 की अगर मैं बात करूँ, तो 6.5 के ना ये वाले सारे क्वेश्चन जो हैं, प्लीज़ मतलब इसको जैसे बोलते हैं गांठ बांध लो कि आने ही आने हैं। और आज ही मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं करके जाऊं, मुझे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे करूं, NCERT वाले करूं, PYQs करूं, कैसे करूं। तो मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगा कि पहले NCERT कर लो, आपको NCERT में से ही कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। मिसलेनियस में भी, मतलब मैंने इसको प्रेपरेशन में भी सबसे बाद में रखा था, चैप्टर बहुत वास्ट है, ठीक है। और मिसलेनियस के भी जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं, प्लस जो मैंने आपको PYQs करवाए हैं, और जो मैंने आपको केस स्टडीज़ करवाई हैं, जो मैंने आपको MCQs करवाए हैं, प्लीज़ उन सबको करके जाना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये जो सब बात मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से तैयारी करनी है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लेटेस्ट सैम्पल पेपर देखोगे ना, तो 4 मार्क की केस स्टडी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आई है, और 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आए हैं, ठीक है। एक रीजन सर्च का क्वेश्चन आया, एक 2 MCQ हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, कई बार हम सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को देख के ही घबराते रहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं आ सकते, बट हो सकता है कि वो ना आए, उसकी जगह पर छोटे छोटे क्वेश्चन 3 आ जाएं। तो वो कहाँ से आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम से, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ में से, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा वो क्वेश्चन आपके जरूर हो जाएंगे। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो इसके बाद इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इंटीग्रेशन में हमें ये सब कुछ पढ़ना है, सारे फॉर्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, साथ में NCERT को खोलते हैं कि कौन कौन से टॉपिक, क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली बच्चे मुझसे पूछते हैं हम किस तरह से तैयारी करें। देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, मैं आपको यही कहूँगा कि आप मेरी बस स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख लो, उसमें मैंने आपको ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैंने आपको बेसिक बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन होती क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। और इसमें जो फॉर्मूलाज हैं वो मोस्टली जो है वो बेसिकली मतलब कि डेरिवेटिव के रिवर्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं। 7.2 मैं आपको यही कहूँगा, 7.1 और 7.2 का बेसिक समझ लेना, क्वेश्चंस जस्ट ऊपर ऊपर से देख लेना, क्वेश्चंस जो हैं वो जस्ट ऊपर ऊपर से देख लेना। उसके बाद डायरेक्टली आप जंप करना जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन का माइंड मैप दिया था, ठीक है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको नहीं याद, जिसमें मैंने आपको अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक, और इससे आपके 99% क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके बाद जब आप 7.4 जो है ना, 7.4 को 100% करके जाना,
इसमें से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर है कि आपको आ जाएगा। 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन 100% है कि एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपको इसमें से 3 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 मार्क का पेपर इसमें से आपको आ सकता है। और 7.6 आईलेट, मतलब अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँ, 7 पॉइंट, देखो मैपिंग तो आपको करनी पड़ेगी। 7.1 और 2 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके बेसिक थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद अगर आप 7.4, 7.5 और 7.6 पर सारा जोर लगा दो अपना, आपको 2-3 क्वेश्चन गारंटी के साथ मिल जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में से, आइलेट में से, या 7.4 में से, जो क्वाड्रेटिक वाली है बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कहूँगा आप डायरेक्टली जंप करना 7.11 पर, जिसमें प्रॉपर्टीज़ वाले कुछ क्वेश्चन हैं। अब ये आपको बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 3-4 मार्क में। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ में ना ये जो 30th एग्जाम्पल है मॉड वाली, उसके बाद ये 32, 33 एग्जाम्पल, 35th, मतलब ये काफ़ी एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, ये आपको सारी करके जानी चाहिए 7.11। ठीक है, और मैंने बेसिकली आपको इसके PYQs भी करवाए हुए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए। तो ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, अब हो सकता है कि कुछ बच्चे इसको कर लें पूरी को, अब कुछ बच्चे हो सकता है कि ना करें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये सारी करनी मुश्किल लग रही है, तो जो मैंने आपको PYQs वगैरह करवाए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन, मैंने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से उठाए थे, तो वो आप कर लेना, तो वो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि इंटीग्रेशन में हमें किस तरह से जो है अपनी प्रेपरेशन करनी है। अब देखो इंटीग्रेशन के डायरेक्टली बाद आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर। ठीक है, अब इसमें तो मतलब कि CBSE ने बोल दिया कि एरिया बिटवीन टू कर्व सारा रिमूव्ड है, और अगर आप NCERT देखोगे ऑलमोस्ट सब कुछ वो डिलीट करके बैठे हैं। बट अगर आप CBSE सैम्पल पेपर देखोगे उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये सारे आपके फॉर्मूलास हैं, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, स्पेशल केस भी लिखा हुआ है मैंने, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। प्लीज़ इसको करके जाना, इसके बिहाफ पर आप काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और इसमें ना मैंने को ये बात बताई थी, आपको बेसिक इंटीग्रेशन तो आती है कि x की इंटीग्रेशन कितनी होती है x²/2, x² की कितनी होती है x³/3, और ये 3 फॉर्मूलाज करके, मगर ये ज़्यादा वाला, यही वाला एक फॉर्मूला है जो इंटीग्रेशन में यूज़ होगा, और इंटीग्रेशन का कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला। अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन ऊपर ऊपर से भी आती है ना, तब भी आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हो कि हमें बेसिक इंटीग्रेशन मतलब x की इंटीग्रेशन x² की, x³ की, या इसकी, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसमें से अगर मैं आपको बताना चाहूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से NCERT को देखते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि NCERT ने काफ़ी कुछ रिमूव कर दिया है। ये सर्कल का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे करके चले जाना। ठीक है, 8.1, तो जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे एरिया रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स आ गया, ये वाला एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल एंड द लाइन। ठीक है, लाइन और सर्कल, जितने भी ये पैराबोला और लाइन का क्वेश्चन है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है 8.1 के, मैं आपको ये कहूँगा कि 8.1 आपने कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, 8.2 के मैं सभी क्वेश्चंस नहीं आपको बोल सकता हूँ कि एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे CBS ने अपनी ऑफिशियल न्यू NCERT में से इसको डिलीट किया, पर मैं आपको ये कहूँगा कि ये करके जाना आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन करके चले जाना, ये वाला क्वेश्चन करके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आया भी हुआ है आपको 1-2 बार, ये वाला पैराबोला, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 14। अब देखो ये भी NCERT में से डिलीटेड है, नहीं NCERT में से, बट अगर आप लेटेस्ट सैम्पल पेपर देखोगे 5 मार्क का क्वेश्चन ऐसा ही है। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 8th 9th, ये भी आपको करके जाने चाहिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप सिर्फ लाइन को पकड़ लो, लाइन के साथ पैराबोला, लाइन के साथ एलिप्स, लाइन के साथ सर्कल, ये वाले क्वेश्चन आपको जू करके जाने चाहिए, तो आपका 5 मार्क की प्रेपरेशन जो है वो आपकी बड़े आराम से यहाँ से हो सकती है। तो इसके बाद बात करते हैं जी आपके लास्ट चैप्टर की, इस यूनिट के 9th चैप्टर की। ठीक है, कौन सा है? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमें ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ के ही जाना है। एक MCQ ऑलमोस्ट श्योर है, जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन, इन दोनों टॉपिक्स में से एक MCQ या 2 MCQ आपको पक्का आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं आपको सीधा डायरेक्टली NCERT पे लेके चलूं, तो देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। ये पहली 9.1 और 9.2, इसमें आपको सोल्यूशन के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। तो ये आपको मतलब कि ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना चाहिए। मतलब ऊपर ऊपर से मेरा मतलब ये है कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने मत बैठना, जस्ट ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना। 9.3 कंप्लीट डिलीटेड है, तो यहाँ पर 9.4 आपको जू करके जाना चाहिए। इसमें ये वेरिएबल सेपरेशन है।
ठीक है। इसमें आपका सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय वेरिएबल सेपरेशन, तो ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी 9.4, जिसमें से आपको होमोजीनियस में से क्वेश्चन, सॉरी 9.5 की बात करूँ, सॉरी, तो 9.5 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होमोजीनियस में इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का आ सकता है। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है और एक जैसे क्वेश्चन है। होमोजीनियस को पहचानते कैसे हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मैंने माइंड मैप भी बनाया हुआ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हमारी वीडियोस में भी मिल जाएगा। 9.6 जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो, मतलब अगर मैं आपको कहूँ 9.1 और 9.2 में से आपको 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 9.4 को भी इंक्लूड कर लो। और 9.5 और 9.6 में से आपको 3-5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में से। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस को आपने बहुत ध्यान से करना है, मतलब ये आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इसको हमें बहुत अच्छे से करना है। अब इसके बाद हमारा बड़ा प्यारा सा यूनिट, वो यूनिट नंबर 4, जिसमें है वेक्टर और 3D। बहुत ईजी टॉपिक होगी, एनसीईआरटी ने ऑलमोस्ट सब कुछ 3D में से डिलीट ही कर दिया। ठीक है, तो वेक्टर्स में से मैंने वो काफ़ी कुछ करवाया हुआ है, मेरे पास काफ़ी छोटे छोटे नोट्स हैं। ठीक है, तो इनकी मैं बात नहीं करूंगा, ये आपको सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी की बात करूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वेक्टर में सबसे पहले आप फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें आप डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ लेना। वेक्टर को लिखते कैसे हैं, वेक्टर होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये बेसिक पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट सैम्पल पेपर में देखोगे ना तो आपको वेक्टर्स में से केस स्टडी आई हुई है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। इसकी PYQs की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो वेक्टर्स जो है इसमें से अगर मैं आपको कहूँ इसमें ना एक क्वेश्चन है स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन वाला, शुरू करके जाना आपने। इसमें 10.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें पॉइंट्स को लीनियर हैं, ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को ढूंढते कैसे हैं, वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ, यूनिट वेक्टर कैसे ढूंढते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 10.3। 10.3 मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के बहुत से क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ। एग्जाम्पल 15 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए। प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन 10.3 का, और 10th 11th 12th 13th ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना, ये मतलब कि लिख के ले लो, इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आ ही जाएंगे। ठीक है, क्रॉस की अगर हम बात करें तो ये क्रॉस जो है ये बेसिकली 10.4 का पार्ट है। तो क्रॉस में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, क्रॉस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वैसे ना एंगल के रिलेटेड है या एरिया के रिलेटेड है, तो वो आपको जू करके जाने चाहिए। मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो मिसलेनियस में भी सेम वही कहानी है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो डॉट के हैं या क्रॉस के हैं। अगर आप इसको इसमें भी ज़्यादा देखो, मेनली इसमें जो देखने वाली बात है कि आपको डॉट क्रॉस की बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से घुमा के आ सकता है, और अगर आप इसको और भी अच्छे से करना चाहते हो तो प्लीज़ वेक्टर अलजेब्रा की वो वीडियो जरूर देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, चाहे वो MCQ हो, केस स्टडी हो, वो आपको बहुत, मतलब वो NCERT से डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें वो है 3D में, जैसा कि मैंने को बताया था प्लेन तो रिमूव ही हो गया, तो इतना सा टॉपिक रह गया। और 3D में ना मैंने आपको बहुत कुछ बताया हुआ है, मतलब मुझसे रहा नहीं या दिखाए बिना, ये सब बातें आपको माइंड में रखनी है, मतलब किस तरह से 3D काम करती है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर 3D की हम बात करें तो 3D में हमें 11.1 जिसमें डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के क्वेश्चन है, जरूर करके जाना है। जरूर मतलब जरूर करके जाना है, क्योंकि इसमें से आपको या तो केस स्टडी आएगी, अगर केस, सॉरी, इसमें से आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अगर आपको 5 मार्क में नहीं आया तो ये हो सकता है केस स्टडी बन के आ जाए, बट 5 मार्क का क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें से श्योर है। और अगर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे भी, वो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से आएंगे। और अगर हम इसके बाद बात करें, इसमें एक ही एक्सरसाइज है 11.2 जो करने वाली है, तो 3 क्वेश्चन है इसमें। एक मैं बता देता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें इमेज वाला क्वेश्चन है एक, जिसको जो बच्चे मेरे से पढ़े वो इमेज वाला क्वेश्चन जानते हैं क्या है। यहाँ पहले इसकी बात करते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, 10th और 11th, यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है। और अगर मैं इसकी मिसलेनियस देखूँ, इसमें होगा इमेज वाला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन। अब इसमें तो 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे ही हैं। ठीक है, वैसे इमेज वाला क्वेश्चन इसमें है नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, ये वाला मिसलेनियस एग्जाम्पल का, ये आपको केस स्टडी में आ सकता है। तो अगर आपने मेरी केस स्टडी वाली वीडियो देखी, मतलब सॉरी 3D की वीडियो देखी है, उसमें मैंने वो केस स्टडी में जो क्वेश्चन इंक्लूड किया है, और उसमें मैंने आपको बताया कि इमेज वाला क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। तो बेसिकली 3D में हमें किस बात का ध्यान रखना है,
इमेज वाला क्वेश्चन जो बच्चे मेरे से पढ़े वो लैंग्वेज समझते हैं मेरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला और एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये तीनों क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए। तो अगर आपको इसकी जल्दी नॉलेज लेनी है, मतलब सारी थ्योरी नहीं पढ़नी, तो आप PYQs की वीडियो देखना, उससे आपको काफ़ी आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें प्रिपेयर करने हैं। अब इसके बाद है आपका यूनिट, मतलब इसमें से आपको 14 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। अब इसके बाद है आपका LPP जो है वो CBSE ने सारा ही रिमूव कर दिया, जिसमें जस्ट 12.1 है। तो इसमें एक ही एक्सरसाइज है, और मैं आपको ये कहूँगा ये माइंड में आप याद कर जाना। आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको MCQs में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो NCERT में भी अगर आपको दिखाना चाहूँ, कुछ दिखाने को है नहीं है वैसे, तो जस्ट आपको 12.1 करनी है। तो 12.1 में जस्ट आपको 10-12 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सारे कर जाना। और जो बेसिक साथ में मैंने बताया आपको कि कहाँ कहाँ पर आपको MCQs में ये हेल्प कर सकता है, ये वाला पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ये वाले ये कर जाना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब आपके इसमें से ऑलमोस्ट 5 मार्क्स जो आने वाले हैं 100% श्योर है कि 5 के 5 आप अच्छे से स्कोर करोगे। और हमारे लास्ट यूनिट की बात करते हैं, वो है यूनिट नंबर 6। 8 मार्क्स का पेपर आएगा, कौन सा है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक बहुत बड़ा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं आपको ऐसा करता हूँ NCERT में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी में इसमें ना आपको 8 मार्क्स का पेपर, यानी कि आपको एक केस स्टडी, ठीक है, 2-3 मार्क के क्वेश्चन, MCQ सब कुछ आ सकता है, बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है ये, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, आपको 13.1 करनी है, जिसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है कोई क्वेश्चंस आएंगे। और ये मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग होगा ना, तभी आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये क्लियर होंगे जो हम 13.2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब उसके बाद आपकी बेस थ्योरम, कि बेस थ्योरम जो है ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से मुझे लगता है 90% चांस है कि आपको केस स्टडी इसी में से आएगी, बेस थ्योरम में से या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में से। तो मतलब आप इसके PYQs भी देख सकते हो, इस चैप्टर की भी जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। 3.3 जो है, तो 13.3 जो है वो आपकी बेस थ्योरम ही आ गई। और उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे CBSE ने इसको रिमूव कर दिया है, बट टॉपिक्स में लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आसान सा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जू करके जाना, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा। तो इसमें से आपको बस यही पढ़ना है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 4 टॉपिक है। तो चारों टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर जाओगे, आपको केस स्टडी मिल जाएगी, एक 2 मार्क का 3 मार्क क्वेश्चन मिल जाएगा, 1-2 MCQs मिल जाएंगे। तो 8 मार्क्स की तैयारी आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कहाँ पर कितना जोर लगाना है, कितने एफर्ट्स करने हैं, सब बताने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ भी अपने शेयर करना, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूँ।